हेलो, आप देख रहे हैं उत्थान एजुकेशन का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर टी आर चौधरी। फिर से हाजिर हूं एक ऐसे टॉपिक को लेकर के जो मानव जीवन में अत्यंत उपयोगी है। ये 12वीं क्लास के बोर्ड का 10वां चैप्टर है, मानव उपयोग में सूक्ष्म जीवों का योगदान। लास्ट वीडियो में आप देख रहे थे कि मानव के उपयोग में आने वाले अनेक घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु या घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने वाले या रसोई में उत्पन्न होने वाले उत्पाद जो सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न हो रहे थे, और दूसरा जो थे वो विभिन्न प्रकार के एंजाइम, पेय पदार्थ और जैव रासायनिक पदार्थ और कुछ हार्मोन है, वो सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न हो रहे थे। साथ में सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता में जो तीसरी उपयोगिता है वो है मानव उपयोग में सूक्ष्म जीवों का तीसरा जो योगदान है वो है माहित वाहित मल उपचार, अर्थात सीवेज ट्रीटमेंट। यानी वाहित मल होता क्या है, वाहित मल का कैसे ट्रीटमेंट होता है, उपचार कैसे होता है, सूक्ष्म जीव उसमें किस प्रकार से योगदान दर्शाते हैं, अर्थात कौन से सूक्ष्म जीव वाहित मल का क्या करते हैं, इन सारी बातों को इस चैप्टर में आप देखेंगे। ये टॉपिक आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि मिशन मेरिट के विद्यार्थियों के लिए पॉइंट है ये कि ये 4 नंबर का चैप्टर है, जिसमें से अत्यंत आसानी से 2 वीडियो आपके सामने, केवल 1 घंटे का वीडियो एक पहले आया था और लगभग 1 घंटे के आसपास का वीडियो ये रहेगा। 2 घंटे का वीडियो सुनकर के आप 12th में पूरे 4 में से 4 अंक 100% अर्जित कर सकते हैं। वीडियो को ढंग से सुनिएगा। और आप देख रहे हैं उत्थान एजुकेशन का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वाहित मल होता क्या है, सबसे पहले मैं वाहित मल की परिभाषा बताऊंगा। तो मैं आपको बता दूं कि वाहित मल का मतलब है समस्त जीवों के अपशिष्ट पदार्थ। यूं कह सकते हैं कि बड़े शहर, कस्बे, घरेलू अपशिष्ट पदार्थ, गंदी नालियां, फैक्ट्रियों के अपशिष्ट पदार्थ, इनको नालियों की सहायता से, सीवरेज के सहायता से बड़े शहरों से या घरों से बाहर जो निकालते हैं, वो अपशिष्ट जो पदार्थ है, जो अर्ध तरल अवस्था में, घुलित अवस्था में कार्बनिक पदार्थ और सूक्ष्म जीव कुछ अपशिष्ट पदार्थों के साथ घुलित अवस्था में वाहित रूप से यानी अर्धघुलित अवस्था में संचलित होता है, उस अवस्था को ही आप वाहित मल कहते हैं। ये जो वाहित मल है वो गंदे मूल मूत्र के साथ, फैक्ट्रियों से अपशिष्ट पदार्थों के साथ, हॉस्पिटलों के अपशिष्ट पदार्थों के साथ, या कूड़ा करकट या सब्जियों का जो अपशिष्ट है वो, या कोई फसलें हैं वो एक साथ खत्म हो जाती है तो उनका जो अपशिष्ट है वो, ये सारे जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको सम्मिलित अवस्था में वाहित मल कहते हैं, जो मुख्यतः बड़े बड़े शहरों में एक सीवरेज के रूप में शहर से बाहर आता है। अब उस वाहित मल को बिना शुद्ध किए अशुद्ध अवस्था में, अशुद्ध की मतलब है कि इसमें दुनिया भर के रोग कारक सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। साथ ही साथ उस वाहित मल में ही मृत कार्बनिक पदार्थ उपस्थित रहते हैं, मृत कार्बनिक जटिल पदार्थ उपस्थित रहते हैं, या यूं कहें कि मृत जटिल कार्बनिक पदार्थ उपस्थित रहते हैं। वो सीधे यदि जल स्रोतों में, जैसे तालाब है, झील है, नदी है, समुद्र है, में सीधे छोड़ दिए जाते हैं तो कई प्रकार की बीमारियों का कारण भी होते हैं। और साथ ही साथ ये वाहित मल मनुष्य में कई प्रकार के रोग उत्पन्न करने के सोर्स भी होते हैं। अर्थात इनको बिना ट्रीटमेंट किए यदि जलाशयों में छोड़ दिया जाता है तो जल प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण ये वाहित मल होते हैं। तो वाहित मल को शुद्धिकरण करने के 3 स्टेप है, और इसमें सूक्ष्म जीव कैसे कहाँ योगदान आते हैं ये भी इसी पॉइंटों के अंदर आएगा। तो वाहित मल के शुद्धिकरण का सबसे पहला है प्राथमिक या प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और ये है टर्सरी ट्रीटमेंट। ये 3 प्रकार की विधियों द्वारा या 3 प्रकार के मेथड द्वारा वाहित मल का उपचार होता है। जो प्राथमिक शुद्धिकरण है उसे वाहित मल के शुद्धिकरण की भौतिक विधि भी कहते हैं। इसको भौतिक विधि या यूं कहें भौतिक उपचार भी कहते हैं। क्या होता है वाहित मल का, ये जो भौतिक शुद्धिकरण की विधि है, वाहित मल के शुद्धिकरण का प्राथमिक मेथड है या प्राथमिक ट्रीटमेंट का जो विधि है उसको भौतिक विधि भी कहते हैं। भौतिक विधि क्यों कहते हैं, क्योंकि इस विधि में भौतिक संसाधनों की सहायता से जल में उपस्थित बड़ी मात्रा में या बड़े बड़े कूड़े करकट के रूप में जो अशुद्धियां वाहित मल के अंदर, बड़े बड़े
कूड़े करकट के रूप में जो अशुद्धियां हैं उनका भौतिक विधियों के द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है। और उनके शुद्धिकरण के दो स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है कि उनको छान करके बड़े बड़े छन्नित्रों की सहायता से, बड़े बड़े फिल्टरों की सहायता से वाहित मल में बड़े बड़े कूड़े करकट के रूप में जो अशुद्धियां उपस्थित है उन अशुद्धियों को बड़े छन्नित्र या फिल्टरों की सहायता से छान कर पृथक करना वाहित मल शुद्धिकरण के प्राथमिक उपचार या प्राथमिक शुद्धिकरण की छनन क्रिया या फिल्ट्रेशन कहलाती है। और इसी की दूसरी जो विधि है वो है अवसादन, डिस्टिलेशन। इस विधि में क्या होता है कि वाहित मल के अंदर जो अघुलनशील अशुद्धियां होती है, बड़े आकार की या छोटे आकार की, वाहित मल में या अर्ध तरल जो सेमी लिक्विड अवस्था है उसमें अघुलित अवस्था में पाई जाने वाली अशुद्धियों को बड़े बड़े निच्छिद्र टैंक होते हैं, अर्थात निच्छिदन यानी अवसादन करने के लिए टैंक होते हैं। उन टैंकों के अंदर वाहित मल को भर के और रखा जाता है, जिसमें जो अशुद्धियां जो जिनके ऊपर गुरुत्वीय बल लग रहा है वो जल के तलहटी में या जल के पेंदे के अंदर अवसादित होकर के बड़े बड़े टैंकों के अंदर ये घुलनशील अशुद्धियां अवसादित होकर के और नीचे की तरफ जम जाती है और शेष ऊपर की तरफ जो पानी रहता है उस पानी को निथार कर अलग कर दिया जाता है। अर्थात वाहित मल के शुद्धिकरण का जो प्राथमिक विधि, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, उसमें आपने दो तरीके अपनाए हैं। पहला तरीका है वो आपने इस वाहित मल जो बहता हुआ गंदा पानी था उसमें उपस्थित बड़ी आकार की जो अशुद्धियां थी उनको छान करके पृथक कर लिया है, और जो छोटे छोटे आकार के अघुलनशील अशुद्धियां थी उनको अवसादन की विधि से निच्छिदन टैंकों में नीचे की तरफ जमा करके और उनका शुद्धिकरण कर लिया है। ये वाहित मल शुद्धिकरण की प्राथमिक विधि है जिसको भौतिक उपचार भी कहते हैं। अब है वाहित मल शुद्धिकरण की द्वितीयक विधि या द्वितीयक शुद्धिकरण का स्टेप या सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इसे आप जैविक उपचार भी कहते हैं। क्या मतलब होता है जैविक उपचार का? क्या अर्थ है यहाँ पर? जैविक उपचार का सीधा और सिंपल सा अर्थ है कि इसमें सूक्ष्म जीव उपयोग में आते हैं। तभी तो आप कह रहे हैं वाहित मल के उपचार में सूक्ष्म जीवों का योगदान। इसीलिए वाहित मल के शुद्धिकरण में जो द्वितीयक शुद्धिकरण की तरीका है या विधि है उसे ही आप जैविक उपचार भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर नितार करके आपने इस वाहित मल को निश्चिंत टैंकों से आगे डाला है, उसमें आगे की तरफ आपको वाहित मल के उपचार की जो द्वितीयक विधि है या जैविक उपचार है उसको संपन्न करने के लिए दो विधियों का उपयोग में लेते हैं। सबसे जो पहली विधि है वो है खनिजीनीकरण। सबसे पहली विधि है खनिजीनीकरण, और जो दूसरी विधि है बहुत सिंपल है वो है जैविक शुद्धिकरण। जैविक शुद्धिकरण पहला है खनिजीनीकरण और दूसरा है जैविक शुद्धिकरण। क्या होता है इस खनिजीनीकरण में और क्या होता है इस जैविक शुद्धिकरण में? तो इन दोनों क्रियाओं के अंदर सूक्ष्म जीवों का योगदान होता है। अर्थात वाहित मल के द्वितीयक उपचार या द्वितीयक शुद्धिकरण का जो तरीका है उसको जैविक उपचार भी कहते हैं, क्योंकि ये है वो दो चरणों में या दो स्टेप में पूरा होता है। पहला है खनिजीनीकरण और दूसरा है जैविक शुद्धिकरण। इस खनिजीनीकरण और जैविक शुद्धिकरण दोनों में ही सूक्ष्म जीव काम में आते हैं, इसीलिए उसको वाहित मल उपचार की जैविक विधि या जैविक उपचार कहते हैं। क्या होता है तो खनिजीनीकरण इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो ये निचिंदन टैंक है उन टैंकों के अंदर अशुद्ध जल को इन निचिंदन जो टैंक है उन टैंकों में से निचिंदन टैंकों से जो अशुद्ध जल है उनको वायुवीय टैंकों में वायुवीय टैंकों में स्थानांतरित किया जाता है। अब वायुवीय टैंकों में क्या होता है? वायुवीय टैंकों में कुछ भी नहीं होता है। इस वायुवीय टैंकों में सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। कैसे सूक्ष्म जीव? ऐसे सूक्ष्म जीव जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कैसे सूक्ष्म जीव? ऑक्सीजन की उपस्थिति में अशुद्ध जल में उपस्थित मृत जटिल कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करते हुए सरल अकार्बनिक पदार्थों में रूपांतरित कर दे। ऐसे सूक्ष्म जीवों को ही आप
खनिजीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव कहते हैं। और ये सूक्ष्म जीव एक झुंड या समूह के रूप में उपस्थित रहते हैं। उस झुंड या समूह को उर्णक कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं यहाँ। जल का वाहित मल का जो उपचार हो रहा है उसमें अवसादन के समय वाहित मल निचंदन टैंकों में भरा होता है, जिसमें नितर करके जो नीचे की तरफ तलहटी में चला जाता है वो तो अघुलनशील अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। ऊपर वाला जो जल है उसको नितार करके और स्थानांतरित कर दिया जाता है वायवीय टैंकों में। उस वायवीय टैंकों में ऑक्सीजन की उपस्थिति में मृत कार्बनिक पदार्थों, मृत जटिल कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करने वाले सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। और ये सूक्ष्म जीव जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। वो सारे के सारे बैक्टीरिया कैसे होते हैं? वायुवीय बैक्टीरिया होते हैं, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में मृत जटिल कार्बनिक पदार्थों को अपघटित कर सरल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार से ये बनने वाले सरल कार्बनिक पदार्थ अब पोषक तत्वों के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसके लिए? उत्पादकों के लिए, यानी समस्त पादपों के लिए। तो खनिजीकरण की क्रिया का मतलब है कि इस अशुद्ध वाहित मल का जो जल है, इस जल में उपस्थित मृत जटिल कार्बनिक पदार्थ जो अशुद्धि के रूप में उपस्थित है, इस अशुद्धि को इस वायुवीय टैंकों में झुंड या समूह के रूप में उपस्थित वायुवीय सूक्ष्म जीव यानी जीवाणुओं का झुंड है, जिसको आप क्या कहते हैं? जीवाणुओं का झुंड है। उस झुंड को अपन क्या कहते हैं? उर्णक कहते हैं। उन उर्णकों द्वारा अपघटित किया जाता है और अपघटित करके और किस में रूपांतरित कर दिया जाता है? अकार्बनिक पदार्थों में रूपांतरित कर दिया जाता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? खनिजीकरण कहते हैं। अब खनिजीकरण क्यों कहें? क्योंकि जो ये अकार्बनिक पदार्थ होते हैं वो पोषक तत्व होते हैं या खनिज तत्व होते हैं। किसके लिए? पादपों के लिए, या यूं कहें कि अपने जो उत्पादक होते हैं उनके लिए। अब अगला जो स्टेप है वो है जैविक शुद्धिकरण। इस जैविक शुद्धिकरण में क्या होगा? वाहित मल शुद्धिकरण की अंतिम अवस्था है। रासायनिक विधि है तृतीय विधि, वो अलग है, पर ये वाहित मल द्वितीयक शुद्धिकरण की जो जैविक शुद्धिकरण है वो वाहित मल शुद्धिकरण की अंतिम अवस्था है, जिसमें वाहित मल के अंदर सूक्ष्म एक कोशिकीय शैवाल उत्पादक, कुछ कवक या सूक्ष्म एक कोशिकीय कुछ पादपों को मिलाया जाता है, कुछ जीवाणुओं को मिलाया जाता है, जो वाहित मल में उपस्थित अकार्बनिक पोषक तत्वों को अवशोषित कर जल का शुद्धिकरण कर देते हैं। अब देखिएगा आप स्टेप। सबसे पहला बड़ी अशुद्धियों को छानकर अलग किया, उसके बाद अघुलनशील अशुद्धियों को निच्छंदन टैंकों में अवसादित कर अलग किया, उसके बाद जो ऊपर जल था उस जल में कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ घुलित अवस्था में उपस्थित थे, उसको नितार करके और ले आए आप वायवीय टैंकों में। इस वायवीय टैंकों में इनका खनिजीकरण हुआ और इस खनिजीकरण की क्रिया, मिनरलाइजेशन की क्रिया में इस वायवीय टैंकों में उपस्थित जो जल है उसके अंदर अशुद्ध घुलनशील जटिल कार्बनिक पदार्थों को सूक्ष्म जीवों के झुंड ऑक्सीजन की उपस्थिति में, सूक्ष्म जीवों के झुंड उर्णक कहलाते, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटित कर सरल अकार्बनिक तत्वों या यौगिकों में रूपांतरित कर देते हैं। इसी अकार्बनिक तत्वों को खनिज कहते हैं और इसी क्रिया को खनिजीकरण कहते हैं। अब अगली स्टेप में जो खनिज बने उन खनिजों को पोषक तत्वों के रूप में अवशोषित करने वाले छोटे एक कोशिकीय जीवाणु, छोटे एक कोशिकीय शैवाल, छोटे शैवाल जो इस अशुद्ध जल के अंदर उगाए जाते हैं, इन वायवीय टैंकों से पृथक होने वाले जल के अंदर उगाए जाते हैं, जो इस जल में उपस्थित जितने भी पोषक तत्व है वो भी क्या है? अशुद्धियां। उन पोषक तत्वों को अवशोषित करके अपने खनिज पोषक तत्वों के रूप में काम में ले जाते हैं। इसी क्रिया को जैविक शुद्धिकरण कहते हैं और ये जल का द्वितीयक उपचार हो गया। अब मैं प्राथमिक और द्वितीयक उपचार में मोटा मोटा अंतर देख लूं तो क्या होगा? बहुत सिंपल सा अंतर है। सबसे पहला बात है कि ये प्राथमिक शुद्धिकरण और द्वितीयक शुद्धिकरण, सबसे पहला ये भौतिक विधि है और ये जैविक विधि है। पहला अंतर, प्राथमिक शुद्धिकरण भौतिक विधि है, भौतिक संसाधन उपयोग में आते हैं। द्वितीयक शुद्धिकरण जैविक विधि है, क्योंकि जैविक जैविक संसाधन उपयोग में आते हैं। दूसरा क्या है? अब एक चीज और आती है, बीओडी। नाम सुना होगा आपने, कभी नहीं सुना है तो अभी सुन लीजिएगा। बीओडी बहुत सिंपल सा नाम है, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड।
इंग्लिश में है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और हिंदी में है जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर एक बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। क्या होती है ये? मैं परिभाषा बता रहा हूं, बहुत सिंपल और सटीक परिभाषा बता रहा हूं, 2-3 बार बोल दूंगा, आप सभी बच्चे लिख करके उसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर के प्रश्न के रूप में बीओडी की परिभाषा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग के रूप में पूछी जाने वाली है। परिभाषा क्या है? तो मैं कहूंगा ऑक्सीजन की वह मात्रा, ऑक्सीजन की वह मात्रा जो 1 लीटर अशुद्ध जल में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थों को अपघटित करने हेतु सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग में ली जाती है। ऑक्सीजन की वह मात्रा जो 1 लीटर अशुद्ध जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करने हेतु सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग में ली जाती है। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बीओडी कहलाती है। एक बार फिर बोल रहा हूं, 1 लीटर जल में उपस्थित ऑक्सीजन की वह मात्रा, यहां से शुरू कर लो, ऑक्सीजन की वह मात्रा जो 1 लीटर जल में उपस्थित कार्बनिक अशुद्धियों को अपघटित करने हेतु सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग में ली जाती है, बीओडी या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाती है। अब अगली बात आती है कि कौन से जल की बीओडी अधिक होगी और कौन से जल की बीओडी कम होगी। तो सीधी और सिंपल भाषा में मैं बोलूं तो ये बोलूंगा कि जल जितना अधिक प्रदूषित होगा उसकी बीओडी उतनी ही अधिक होगी। अर्थात बीओडी जल के प्रदूषण को नापने का एक इकाई है, एक यूनिट है या ऑक्सीजन की मांग है। सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई हो तो एक बार फिर बता दूं कि जो जल जितना अधिक प्रदूषित होगा उसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। उन कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करने हेतु सूक्ष्म जीवों द्वारा अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता रहेगी। अर्थात ऐसे जल की बीओडी अधिक होगी और जो जल शुद्ध होगा अर्थात उसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ उपस्थित नहीं रहेंगे तो उन्हें सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित करने हेतु कम मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता रहेगी या ऑक्सीजन की आवश्यकता रहेगी नहीं। अर्थात शुद्ध जल की बीओडी 0 होती है और जल में अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा, अकार्बनिक अशुद्ध पदार्थों की मात्रा, अकार्बनिक प्रदूषणकारी पदार्थों की मात्रा बढ़ती है, वैसे वैसे जल की बीओडी भी बढ़ती है। तो ये थी आपके बीओडी। तो इसका पहला अंतर था प्राथमिक और द्वितीयक शुद्धिकरण का, ये भौतिक शुद्धिकरण है, ये जैविक शुद्धिकरण है। दूसरा है इस प्रकार के शुद्धिकरण में जल की बीओडी परिवर्तित नहीं होती है, कहीं पर भी ऑक्सीजन की डिमांड ही नहीं होती है। अर्थात ऐसा शुद्धिकरण करते हैं तो जल की बीओडी परिवर्तित नहीं होती है, केवल जल में उपस्थित मोटी मात्रा में अघुलनशील अशुद्धियों को नितार कर या छान कर अलग किया जाता है। किंतु इस प्रकार के शुद्धिकरण में जल में उपस्थित कार्बनिक प्रदूषणकारी तत्वों को सूक्ष्म जीव के झुंड यानी उर्णक ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटित करते हैं। अर्थात यहाँ बीओडी के मान में परिवर्तन होता है। अर्थात ये शुद्धिकरण होने से पहले उस जल की बीओडी क्या होगी? अधिक होगी, और ऐसा शुद्धिकरण हो जाएगा उसके बाद ऐसे जल की बीओडी क्या हो जाएगी रे भैया? कम हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई रे? बात समझ में आई कि नहीं आई? माई सेल्फ यू अंडरस्टैंड दैट, समझ में आई होगी। अब तीसरा अंतर क्या है? इस प्रकार के शुद्धिकरण में वाहित मल में उपस्थित बड़े आकार की जो अशुद्धियां या अघुलनशील अशुद्धियां हैं उनको छानकर या नितार कर अलग किया जाता है, और इस प्रकार के शुद्धिकरण में जल में उपस्थित जो घुलनशील कार्बनिक अशुद्धियां हैं उनको सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटित कर अकार्बनिक पदार्थ या खनिज तत्वों में रूपांतरित करते हुए और दूर करते हैं। अगला क्या है? इस प्रकार के उपचार में बड़े कूड़े करकट को कह सकते हैं या अघुलनशील अशुद्धियां हैं उनका ही पृथक्करण होता है, किंतु इस क्रिया में जल में उपस्थित घुलनशील कार्बनिक पोषक तत्व या
अकार्बनिक पोषक तत्वों को भी अपघटित कर या सूक्ष्म जीवों द्वारा अवशोषित करके अलग कर दिया जाता है। अर्थात अर्थात यूं भी कह सकते हैं कि इस प्रकार के शुद्धिकरण के बाद जो जल है उसको निस्यंदन टैंकों से वायवीय टैंकों में स्थानांतरित किया जाता है और इस प्रकार के शुद्धिकरण के बाद जल को तृतीयक शुद्धिकरण हेतु स्थानांतरित किया जाता है। तो ये प्राथमिक और द्वितीयक वाहित मल के उपचार में मुख्य मुख्य जो अंतर थे वो आपको बताए हैं। अब तीसरा या तृतीयक उपचार क्या है, इसको आप रासायनिक उपचार भी कहते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट। क्या किया जाता है? अब इस प्रकार का जैविक शुद्धिकरण होने के बाद भी यदि जल में कुछ अशुद्धियां या दुर्गंध कारक पदार्थ रह गए हैं तो उन दुर्गंधकारी पदार्थों को या उस दुर्गंध को दूर करने के लिए जल में कुछ हानि रहित रासायनिक पदार्थों को या सुगंधित पदार्थों को या बढ़िया परफ्यूम देने वाले पदार्थों को मिलाकर जल में जो दुर्गंध आ रही है उस दुर्गंध को खत्म करना ही जल का रासायनिक शुद्धिकरण या तृतीयक शुद्धिकरण कहलाता है, वाहित मल का तृतीयक शुद्धिकरण कहलाता है। तो इस प्रकार से आप सूक्ष्म जीवों को उपयोग में लेते हुए इन तीनों टेक्निक यानी रासायनिक शुद्धिकरण को मिलाते हुए और वाहित मल का पूरी तरह से शुद्धिकरण कर लेते हैं और इस प्रकार से शुद्ध किए हुए जल को आप यदि जल स्रोतों में किसी तालाब, किसी नदी, किसी झील, किसी समुद्र में मिलाते हैं तो उन जल स्रोतों का प्रदूषण नहीं होता है या जल प्रदूषण नहीं होगा और इस प्रकार से जल प्रदूषण को रोकने हेतु हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने एक बढ़िया योजना बनाई है और ऐसे प्रदूषण को रोकने हेतु सब घरों में सभी घरों में शौचालय का निर्माण करवाकर और जो वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण हो रहे थे, जल प्रदूषण से फैलने वाले जो रोग थे उन रोगों को रोकने के लिए इस प्रकार का प्रयास एक सार्वजनिक स्तर पर संपूर्ण देश में किया गया है, उस बात को भी थोड़ा ध्यान में रखना है। तो ये तीसरा कार्य जो है वो हो गया है और चौथा कार्य है सूक्ष्म जीवों का, वो है बायोगैस या गोबर गैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का योगदान। बायोगैस क्या होती है, बायोगैस में किस प्रकार से क्या उत्पन्न किया जाता है, बायोगैस का रासायनिक संगठन क्या है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ बायोगैस या गोबर गैस। अगला तीसरा पॉइंट तीन ही हो गए, चौथा पॉइंट है गोबर गैस उत्पन्न करने को अपने को क्या क्या लाभ हुए, अर्थात गोबर गैस के उपयोग क्या है और गोबर गैस उत्पन्न होने के लाभ क्या है। ये 5 मेजर बातें हैं वो आप इस गोबर गैस उत्पादन में सूक्ष्म जीवों के योगदान के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात तो आप कहेंगे कि गोबर गैस या बायोगैस है क्या और इसको बायोगैस या गोबर गैस क्यों कहते हैं, क्या मतलब है। तो बहुत सिंपल सी बात है, परिभाषा के तौर पे मैं बात कहूं तो मैं यूं कहूंगा कि पशुओं के गोबर और अन्य घरेलू अपशिष्ट, पशुओं के गोबर एवं अन्य अन्य घरेलू अपशिष्ट पदार्थों पर सूक्ष्म जीवों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रिया करवाकर, यहाँ सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रिया कर रहे हैं और उससे पहले वाले में सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया कर रहे हैं। सूक्ष्म जीवों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रिया कर अपघटित करते हुए एक विशिष्ट प्रकार की गैस उत्पन्न की जाती है। वो गैस हमारे घरेलू उपयोग में, खाना पकाने में, लाइट उत्पन्न करने में, पानी गर्म करने में आदि कार्यों में उपयोग में ली जाती है। अब इस गैस की उत्पत्ति गोबर से हुई है, अपशिष्ट पदार्थों से हुई है, इसलिए इसको गोबर गैस कहते हैं, गोबर गैस कहते हैं। अब बायोगैस क्यों कह रहे हैं, बायो का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। तो इस गैस को उत्पन्न करने में सूक्ष्म जीवों का योगदान रहता है क्योंकि इस गोबर और अपशिष्ट पदार्थों में, गोबर और अपशिष्ट पदार्थों में कुछ जटिल कार्बनिक पदार्थ उपस्थित रहते हैं। कौन उपस्थित रहते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ उपस्थित रहते हैं। ये जटिल कार्बनिक पदार्थ जो है वो विशेष प्रकार के जीवाणु, उन जीवाणुओं को कहते हैं मैथेनोजन बैक्टीरिया। क्या नाम है इनका, मैथेनोजन बैक्टीरिया। और क्या नाम है, और इनका नाम है मैथेनो बैक्टीरिया। और क्या नाम है, मैथेनो कोकस
बैक्टीरिया, मैथेनोकोकस बैक्टीरिया। तो ये सारे एक ही प्रकार के बैक्टीरिया हैं। ये बैक्टीरिया अवायवीय श्वसन करते हैं, अर्थात ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जटिल कार्बनिक पदार्थों को अपघटित कर कुछ कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों का मिश्रण गैस के रूप में उत्पन्न करते हैं। उस कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों का जो मिश्रण है, उस मिश्रण को ही सम्मिलित रूप में बायोगैस कहते हैं। और इसकी उत्पत्ति गोबर या मृत जटिल कार्बनिक पदार्थों के का सूक्ष्म जीवों द्वारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटन द्वारा होता है, इसलिए इसको बायोगैस या गोबर गैस भी कहते हैं। तो ये तो होगी इसकी परिभाषा की बात। अब मैं यूं कहूं कि गोबर गैस जो होती है उसका मुख्य घटक जो होता है वो CH4 यानी मैथेन होता है। मुख्य घटक कौन होता है? मैथेन होता है। और ये पाई जाती है लगभग इस गोबर गैस के मिश्रण में 50 से 70% तक क्या पाई जाती है? मैथेन उपस्थित रहती है। अर्थात मैथेन को ही आजकल गोबर गैस कहने लग गए हैं। मैथेन गोबर गैस का जो मिश्रण है, कई गैसों का 4 प्रकार की गैसों का मिश्रण है, उन चारों में से सबसे अधिक मात्रा में या प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है वो मैथेन CH4 होती है, जो 50 से 70% तक उपस्थित रहती है। इसीलिए इसे आप मैथेन को भी आजकल गोबर गैस कहने लग गए हैं। अगली बात ये आती है कि इसका उत्पन्न कैसे होता है, ये कैसे उत्पन्न होते हैं? तो मैंने पहले ही बताया कि सूक्ष्म जीव मृत कार्बनिक पदार्थ, गोबर या कूड़ा करकट या सब्जियों के अपशिष्ट और फलों के अपशिष्ट या यूं कह दे पेड़ पौधों के अपशिष्ट या मनुष्य के अपशिष्ट पदार्थों को एक बड़े टैंक के अंदर स्टोर कर लेते हैं और उस टैंक में विशेष प्रकार के अवायवीय श्वसन करने वाले सूक्ष्म जीव, जिनको मैथेनोबैक्टीरिया भी कह सकते हैं, मैथेनोजन बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, मैथेनोकोकस बैक्टीरिया भी कह सकते हैं और मैथेनोबैक्टीरिया भी कह सकते हैं। मैथेनोबैक्टीरिया भी कह सकते हैं। ये सारे एक ही प्रकार के जीवाणु हैं। जो आपको एक बात और बता दूं, जो रूमिनेट पशु होते हैं, अर्थात जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं, उनके आमाशय में भी इस प्रकार के जीवाणु उपस्थित रहते हैं। जो जटिल कार्बनिक पदार्थों, जो जटिल मृत कार्बनिक पदार्थों जैसे मैं कह दूं सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टीन आदि का अपघटन कर और ये बायोगैस या गोबर गैस उत्पन्न करते हैं, वहां पर भी अर्थात सेलुलोज को पचाने में मुख्य योगदान दर्शाने वाले जीवाणु होते हैं। साथ ही साथ अब जो गोबर गैस को उत्पन्न करने वाला संयंत्र है अपना, कि गोबर गैस अपन किससे उत्पन्न करते हैं, तो इस क्रिया में अपघटनकारी सूक्ष्म जीवाणु जो मैथेनोजन जीवाणु या मैथेनोबैक्टीरिया, मैथेनोकोकस काम में लिए जाते हैं और ये सेलुलोज जैसे जटिल कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करके और इसको उत्पन्न करते हैं। तो इसको उत्पन्न करने के लिए जो आप इंस्ट्रूमेंट या यूं कह दें जो आप एक पूरा प्लांट जो होता है उसका क्या मतलब संरचना क्या है, या यूं कह सकते हैं कि बायोगैस जो संयंत्र होता है, बायोगैस संयंत्र जो है उसमें क्या उपकरणीय व्यवस्था होती है और किस प्रकार से उसको डिजाइन किया जाता है, जिसमें कि ये सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जटिल कार्बनिक पदार्थों को अपघटित कर और इस प्रकार की गैसों का मिश्रण बना सके। तो ये एक सिंपल सा चित्र है जो एनसीईआरटी की बुक में भी मिलेगा और यहाँ पर मैंने बोर्ड पे भी डिजाइन किया है, जिसमें मुख्यतः 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट है करदम या स्लेरी टैंक, दूसरा होता है डाइजेस्टर टैंक, पहला करदम या स्लेरी टैंक कहते हैं, दूसरा डाइजेस्टर टैंक है, तीसरा गैस होल्डर टैंक है, गैस होल्डर टैंक है, और चौथा है स्लज टैंक कहते हैं जिसको आप। इन चारों के अलग अलग काम है। क्या काम है? तो सबसे पहले जो ये करदम या स्लेरी टैंक है, सबसे इसका जो मुख्य भाग है बीच वाला डाइजेस्टर टैंक है, जो 10 से 15 फीट गहरा गड्ढा होता है, जिसकी दीवारों का निर्माण कच्ची ईंटों से होता है। और इस डाइजेस्टर जो टैंक है, इसके साइड में एक 4 या 6 या 8 के पाइप से, तिरछे पाइप से जुड़ा हुआ एक बड़ा
गड्ढा होता है, 4 से 5 फीट गहरा गड्ढा होता है जो ऊपर से ओपन होता है, और इस गड्ढे के अंदर जितने भी गोबर है, पशुओं का अपशिष्ट है, पक्षियों का अपशिष्ट है, घरेलू कूड़ा करकट है, सब्जियों के अपशिष्ट है, फलों के अपशिष्ट है, पेड़ पौधों के अपशिष्ट है, इन सबको जल मिश्रित करके यहाँ से इस कर्दम या स्लरी टैंक के अंदर डाला जाता है। इस स्लरी टैंक में जुड़ा हुआ जो ये पाइप है, इस पाइप की सहायता से यहाँ से जो अपशिष्ट है वो इस डाइजेस्टर टैंक के अंदर आ जाता है। इस डाइजेस्टर टैंक के अंदर जो 10 से 15 फीट गहरा गड्ढा है, जिसकी जो दीवार है वो कच्ची ईंटों से मिलकर बनी होती है, इस टैंक के अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इस अपशिष्ट पदार्थों को मैथेनोबैक्टीरिया या मैथेनोकोकस बैक्टीरिया या मैथेनोजन जीवाणु जो है वो अपघटन करते हैं, और मृत जटिल कार्बनिक पदार्थ जो है उनका अपघटन होने से यहाँ पर एक गैसों का मिश्रण बनता है, और इन गैसों के मिश्रण में सबसे पहली या सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है वो मैथेन है। दूसरे नंबर पे रहती है CO2, तीसरे नंबर पे रहती है नाइट्रोजन, और चौथे नंबर पे रहती है हाइड्रोजन। इन 4 प्रकार की गैसों का मिश्रण बनता है। ये गैसें यहाँ से मिश्रण बनने के बाद इसके ऊपर एक बड़ा सा टैंक होता है, उसको कहते हैं गैस होल्डर टैंक। इस टैंक के अंदर यहाँ बनने वाली गैस इस टैंक के अंदर आकर के स्टॉक हो जाती है, और इस टैंक के ऊपर एक नली लगी होती है जिसके अंदर ये वाल्व लगा हुआ है, और इस नली की सहायता से ये जो गैसें हैं वो गैसें बाहर आप सामान्य या घरेलू उपयोग के लिए उपयोग में ले सकते हैं। और वो घरेलू उपयोग का मतलब है आप इस गैस का उपयोग भोजन बनाने के लिए किया जा सकता है, इस गैस का उपयोग पानी गर्म करने के लिए किया जा सकता है, इस गैस का उपयोग लैंप जलाने के लिए किया जा सकता है, इस गैस के द्वारा आप किसी विशेष प्रकार की बैटरी को चार्ज भी कर सकते हैं, जिसको आप बाद में प्रकाश उत्पन्न करने के लिए भी काम में ले सकते हैं। तो इस गैस होल्डर टैंक का मतलब है यहाँ डाइजेस्टर टैंक में मृत जटिल कार्बनिक पदार्थों के सूक्ष्म जीवों से अवायवीय अपघटन से उत्पन्न होने वाली जो गैस है उसको स्टोक करने का ये कार्य करती है। उसके बाद में इसके साइड में एक स्लज टैंक लगा होता है, यहाँ से इस प्रकार से जुड़ा रहता है स्लज टैंक। इस स्लज टैंक में यहाँ जो अपशिष्ट पदार्थ थे जिनका अपघटन हो चुका है, उन अपशिष्ट पदार्थों को एक विशेष प्रकार के इंस्ट्रूमेंट से स्लज टैंक से होकर के बाहर निकाल दिया जाता है, जिसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है, फॉस्फेट और नाइट्रोजन के यौगिक उपस्थित रहते हैं, जो समस्त उत्पादकों यानी समस्त पादप जगत के जीवों के लिए, समस्त पादप जगत के पादपों के लिए पोषक तत्वों के रूप में लिए जाते हैं। तो ये 4 इंस्ट्रूमेंट है, 4 प्रकार के स्टेप है वो इसमें पाए जाते हैं। इस डाइजेस्टर टैंक के अंदर ये क्रिया होती है। जटिल कार्बनिक पदार्थ एट द प्रेजेंसिंग ऑफ मैथेनोकोकस बैक्टीरिया, मैथेनोजन बैक्टीरिया या मैथेनोबैक्टीरिया की उपस्थिति में, मैथेनोबैक्टीरिया के द्वारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय अपघटन द्वारा इस प्रकार की गैसों का मिश्रण प्राप्त करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से पाई जाती है जो है, अब जो बायोगैस है उसके मिश्रण का रासायनिक संगठन बता रहा हूं, रासायनिक संगठन बता रहे हैं आपको किसका भाई, बायोगैस का। तो बायोगैस में रासायनिक संगठन में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है वो मैथेन गैस है, जो 50 से 70% तक होती है। दूसरी जो है वो CO2 है, जो रहती है 25 से 35% तक। कौन रहती है, CO2। तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन है, वो 2 से 7% तक रहती है, और चौथे नंबर पे ऑक्सीजन है जो 1 से 5% तक रहती है। अब देखिएगा बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में भी प्रश्न आता है, जिसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, और चारों ऑप्शन में इन चारों प्रकार की गैसों के अलग अलग प्रतिशतता का आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा। उसमें से एक ऑप्शन आपका सही रहेगा और 3 ऑप्शन है वो गलत रहेंगे, और इस प्रतिशतता को आप प्रत्येक विद्यार्थी अलग अलग रूप में याद रखें। सबसे अधिक CH4 आपकी 50 से 70% तक होती है, दूसरे नंबर पे CO2 रहती है जो आपकी 25 से 35% पर है, और तीसरे नंबर पे आपकी नाइट्रोजन रहती है जो 2 से 7% तक रहती है, और चौथे नंबर पे आपकी हाइड्रोजन रहती है जो 1 से 5% तक रहती है। ये प्रतिशतता एकदम एग्जैक्ट है, और इसी प्रतिशतता के रूप में आपको याद रखना है। अब बायोगैस उत्पादन के लाभ क्या है, अर्थात बायोगैस उत्पन्न करके अपन ने क्या क्या लाभ लिया। पहला लाभ तो ये है कि बायोगैस के उत्पादन से पशुओं के अपशिष्ट पदार्थ, घरेलू अपशिष्ट पदार्थ, सब्जियों के अपशिष्ट पदार्थ, फलों के अपशिष्ट पदार्थ और पेड़ पौधों के अपशिष्ट पदार्थ, कूड़ा करकट जो भी है वो
अशुद्धियां उत्पन्न नहीं करेंगे। और एक विशिष्ट जगह पर चले गए हैं, वहां जाने से जो विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय अशुद्धियां जो हो रही थी, पर्यावरण प्रदूषण जो हो रहा था, उससे आपको मुक्ति मिल गई। दूसरा क्या उपयोग हुआ, इस क्रिया से उत्पन्न होने वाली गोबर गैस का उपयोग या बायोगैस का उपयोग विभिन्न प्रकार के घरेलू उपयोगों के रूप में, जैसे भोजन पकाने में कर सकते हैं, पानी गर्म करने में कर सकते हैं, प्रकाश उत्पन्न करने में कर सकते हैं, किसी वस्तु को गर्म करने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तीसरा इसका लाभ ये हुआ कि गोबर गैस उत्पादन करने के बाद पहला अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा होने वाले प्रदूषण को घटाया, दूसरा घरेलू उपयोगों में गोबर गैस का उपयोग होने लगा, और तीसरा जो गोबर गैस का निर्माण हुआ है उसके बाद शेष में जो स्लज रहा है, ये स्लज एक फसलों के लिए क्या है, उर्वरक है। और इस उर्वरक को जैविक उर्वरक कहते हैं, अर्थात जैविक खाद है ये। और ये जैविक खाद में फास्फोरस और नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में उपस्थित रहती है, जिसको खेतों में डाल करके फसल उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। ये इसके 3 मुख्यतः उपयोग है। अब अगला सूक्ष्म जीवों का योगदान है, वो है जैव नियंत्रण कारकों के रूप में सूक्ष्म जीवों का उपयोग। क्या होते हैं जैव नियंत्रण कारक, और पहले तो नियंत्रण कारक क्या होते हैं? तो नियंत्रण कारक आपने इससे पहले 9वें चैप्टर में पढ़ा था कि फसल उत्पादन जब आप करते हैं तो उन फसलों को कई प्रकार के पीड़क, पीड़क का मतलब कीट या सूक्ष्म जीव नाश करते हैं या हानि पहुंचाते हैं। उन सूक्ष्म जीवों को या उन कीटों को आप क्या कहते हैं, पीड़क कहते हैं। और उन पीड़कों को खत्म करने के लिए आजकल कृषि उत्पादकता को बढ़ाने और इन पीड़कों को यानी कीटों को और सूक्ष्म जीवों को खत्म करने के लिए प्रचुर मात्रा में रासायनिक पदार्थों का प्रयोग पेस्टिसाइड के रूप में होने लगा है। किसके रूप में होने लगा है? केमिकल पेस्टिसाइड के रूप में होने लगा है। केमिकल पेस्टिसाइड के रूप में इनका उपयोग होने लगा है। जैसे जैसे केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग होने लगा है, अर्थात यूं कहें रासायनिक पीड़क प्रतिरोधी या रासायनिक कीट प्रतिरोधी का उपयोग जैसे जैसे होने लगा है, वैसे वैसे प्रकृति के अंदर कई प्रकार के असंतुलन उत्पन्न हुए हैं, अर्थात पारिस्थितिक संतुलन को खत्म करने की संभावनाएं क्रिएट हुई है। कैसे हुई है, क्या हुई है? तो आप कहें कि पीड़कनाशी के रूप में या कीटनाशी के रूप में डीडीटी का प्रयोग हुआ। अब वो डीडीटी लाभदायक हानिकारक कीटों के साथ साथ मनुष्य के लिए लाभदायक कीटों को भी खत्म करता है। और लाभदायक कीट खत्म होते हैं तो उन कीटों को खाकर अपना जीवन यापन करने वाले छोटे पक्षी खत्म हो रहे हैं, और उन पक्षियों के खत्म होने से उन पक्षियों के ऊपर अपना जीवन यापन दर्शाने वाले दूसरे जो जीव है वो खत्म हो रहे हैं। अर्थात यूं कहें कि इकोलॉजी या पारितंत्र में जो एक श्रृंखला होती है, चैन होती है, वो चैन प्रभावित हो रही है। दूसरा क्या हो रहा है, दूसरी हानि क्या है? रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग लेने से, केमिकल पेस्टिसाइड का प्रयोग करने से दूसरी हानि यह है कि कुछ रासायनिक पीड़कनाशक ऐसे होते हैं जो पारितंत्र में एक बार घुस जाते हैं तो वो कभी खत्म नहीं होते। ऐसे रासायनिक पदार्थों को जैव अनिम्नीकृत पदार्थ कहते हैं। और ये जैव अनिम्नीकृत पदार्थ खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषक स्तरों में एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक अपनी सांद्रता लगातार बढ़ाते रहते हैं, और शीर्ष उपभोक्ताओं में इनकी सांद्रता अधिक होने से कुछ शीर्ष जैसे डीडीटी जैसा जो पेस्टिसाइड है, पीड़कनाशी है, कीटनाशी है, उसको एक बार पारितंत्र में यदि छिड़क दिया, खाद्य श्रृंखला में प्रवेशित हो जाता है, तो वो खाद्य श्रृंखला में निम्नतर निम्न आगे बढ़ता है और एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में इसकी सांद्रता लगातार बढ़ती रहती है। क्यों बढ़ती है ये तो जब इकोलॉजी पढ़ेंगे तब बताएंगे, पर बढ़ती है, आप केवल इतना यहाँ ध्यान रखें। और वो सांद्रता बढ़ती है, इसी क्रिया को आप बायोमैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं भैया। अब ये जैव आवर्धन या जो बायो मैग्निफिकेशन होता है, ये शीर्ष उपभोक्ता में उपस्थित जो पक्षी होते हैं, उन पक्षियों के जो अंडों के कवच होते हैं, उन अंडों के कवच में कैल्शियम के स्तर या लेयर को कम कर देते हैं, जिससे ये पक्षी है वो अपने अंडे देते ही उनके अंडे टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, और अंडे फूट गए
तो पक्षियों का जीवन खत्म हो जाएगा। अर्थात इतने हानिकारक है। इस हानियों, ये तो दो हानि हुई है, तीसरा हानि हुई है कि ये जो केमिकल पेस्टिसाइड होते हैं उनमें मानव जीवन के लिए अत्यंत हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है, जैसे कैंसर जैसे या कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी भी रखते हैं। अर्थात ध्यान रखना दोस्तों, बच्चों, आने वाली पीढ़ियां यदि नहीं सुधरी और जिस प्रकार से आज रासायनिक खाद और जो केमिकल पेस्टिसाइड यानी जो रासायनिक नियंत्रक काम में लिए जा रहे हैं वो काम में लेते रहे, तो आने वाली 10 साल के बाद ऐसा कोई घर, ऐसा कोई परिवार, ऐसा कोई कुटुंब नहीं बचेगा जिसमें आपको कैंसर का मरीज नहीं मिले। इसलिए सावधान, अटेंशन प्लीज, ध्यान दें इस बात को कि आने वाले समय में अपने को जो रासायनिक उर्वरक जो आप काम ले रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर और जो केमिकल पेस्टिसाइड काम में ले रहे हैं, रासायनिक जैव नियंत्रक, उनको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो मानव जीवन समस्या पैदा हो सकती है। अब इनको बंद करना कब संभव हो सकता है? इनको बंद आप तभी कर सकते हैं जब फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इन रासायनिक पेस्टिसाइड की जगह आप जैव नियंत्रण कारकों का उपयोग करने लगे। तो वो जैव नियंत्रण कारक कौन कौन से होते हैं और वो किस प्रकार से कार्य करते हुए, वो जैव नियंत्रण कारक सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं और वो किस प्रकार से कार्य करते हुए इन पीड़कनाशकों को या फसल को खत्म करने वाले जो कीट है उनको खत्म करते हैं। तो उसमें से सबसे पहला जो उदाहरण है वो है कुछ विशिष्ट प्रकार के एम्फिड व मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए, कुछ विशिष्ट प्रकार के एम्फिड्स और मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए आप एक विशेष काली धारी वाले भृंग काम में लिए जाते हैं। कैसी? काली धारी वाले भृंग काम में लिए जाते हैं। काली धारी वाले भृंग काम में लिए जाते हैं। दूसरा पेस्ट वायु नियंत्रक, तो ये क्या है? विशिष्ट प्रकार के एम्फिड्स फसलों को खाते हैं और कुछ विशिष्ट प्रकार के कीट भी है, जो मच्छर भी है, जो फसलों के ऊपर, मक्खियां भी है जो फसलों के ऊपर अंडे देती है, जिससे फसलों के जो फल है वो प्रभावित हो जाते हैं, कांड पड़ जाती है, जिसमें आपने देखा होगा। उनको खाने के लिए ये काली धारी वाले भृंग है वो काम में लिए जाते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है ट्राइकोडर्मा कवक। ट्राइकोडर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइकोडर्मा कवक है जो एक विशिष्ट प्रकार का कवक की प्रजाति है। ट्राइकोडर्मा एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कवक का नाम बताइए जिसका उपयोग जैव नियंत्रण कारकों के रूप में किया जाता है, तो आपका नाम होगा ट्राइकोडर्मा कवक है, जिसका उपयोग रोग जनकों के नियंत्रण के रूप में, पादप रोग जनकों के रूप में, पादप रोग जनकों को नियंत्रित करने के रूप में या नियंत्रित करने के लिए इस ट्राइकोडर्मा कवक का प्रयोग होता है। तीसरा एक वायरस है जो बहुत इंपॉर्टेंट वायरस है और इस वायरस का नाम है, वो वायरस है न्यूक्लियो पॉली हाइड्रोक्सी न्यूक्लियोपोलीहाइड्रोक्सी वंश है। वायरस का वंश कौन सा है? न्यूक्लियोपोलीहाइड्रोक्सी वंश का वायरस है और उसका नाम है बैक्यूलो वायरस। बहुत इंपॉर्टेंट है, वायरस है। आपने आज से पहले वायरस के हानिकारक गुण देखे थे। सूक्ष्म जीव, जीवाणु लाभदायक गुणधर्म भी दर्शाते हैं, किंतु वायरस के लाभदायक गुणधर्म आपने इससे पहले कभी सुने नहीं होंगे कहीं पर मैं बता रहा हूं कि न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोक्सी वंश, नाम क्या है पूरा वंश का? न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोक्सी वंश का एक वायरस है। न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोक्सी वंश का एक वायरस है जिसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है? जैव नियंत्रण कारकों के रूप में किया जाता है। ये तो है वायरस का वंश, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोक्सी वंश, और नाम क्या है? बैक्यूलो वायरस। ये एक विशिष्ट प्रकार के ऑर्थोपोडा संघ के जो कीट है उन कीटों में संक्रमण उत्पन्न करता है और किसी में संक्रमण उत्पन्न नहीं करता। ऑर्थोपोडा संघ के
कीटों में संक्रमण उत्पन्न करता है, जो संधि युक्त उपांग रखने वाले कीट होते हैं उनमें संक्रमण करता है और उनमें संक्रमण करके उनको खत्म कर देता है, जिससे फसल में विशिष्ट प्रकार के रोग की उत्पत्ति है वो नहीं होगी और फसल उत्पादकता बढ़ जाती है। संधि युक्त उपांग रखने वाले कीटों को खत्म करने के लिए न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोक्सी वंश का बैक्यूलोवायरस जैव नियंत्रक कारकों के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। तो जैव नियंत्रक कारकों के रूप में कुछ विशिष्ट प्रकार के भृंग भी होते हैं, कुछ विशिष्ट प्रकार के कवक जैसे ट्राइकोडर्मा भी होते हैं, और अगला है न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोक्सी वंश का बैक्यूलोवायरस का प्रयोग जैव नियंत्रक कारकों के रूप में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। तीसरा नाम है वो है बैसिलस थ्रियोजेनेसिस। बैसिलस बैसिलस थ्रियोजेनेसिस, जिसको बीटी कहते हैं। ये क्या है? बैसिलस थ्रियोजेनेसिस जीवाणु में एक विशेष प्रकार की जीन उपस्थित रहती है। उस जीन का नाम होता था या नाम रखा गया है वो है क्राई जीन। ये जीन एक विशेष प्रकार की प्रोटीन को उत्पन्न करती है। उस प्रोटीन का नाम क्राई प्रोटीन है। वो क्राई प्रोटीन उन जीवाणुओं में तो निष्क्रिय अवस्था में रहते हुए कोई हानिकारक प्रभाव उत्पन्न नहीं करती, किंतु ये जीवाणु, ये क्राई प्रोटीन यदि किसी तरीके से किसी कीट के आंत में चली जाए तो कीटों के आंत्र में उपस्थित क्षारीय माध्यम में ये क्राई प्रोटीन सक्रिय होती है और एक्टिव होकर के, और जो कीटों की आंत्र है, कीटों की जो इंटेस्टाइन है, मध्यांत्र है, उस मध्यांत्र में उपस्थित एपिथेलियल कोशिकाओं से जुड़ती है और उन एपिथेलियल कोशिकाओं की पारगम्यता को बढ़ा देती है, जिससे कीटों की आंत्र है वो एपिथेलियल है वो फूट करके मोटे मोटे छाल, पारगम्यता बढ़ जाएगी, जिससे जल का परासरण होगा, अंतःपरासरण होगा, और अंतःपरासरण होने से कीटों की आहार नाल फट जाएगी और कीट फट करके खत्म हो जाएगा। अर्थात एक विशेष प्रकार के बैसिलस थ्रियोजेनेसिस जीवाणु द्वारा एक विशेष प्रकार की प्रोटीन का संश्लेषण होता है और उस प्रोटीन को यदि किसी तरीके से कीटों की आंत में पहुंचा दिया जाए तो कीट मरना शुरू हो जाएंगे। अर्थात वैज्ञानिकों ने आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा इस बैसिलस थ्रियोजेनेसिस जीवाणु में पाई जाने वाली इस क्राई जीन को, कौन सी जीन को? क्राई जीन को काट करके ई कोलाई जीवाणु के साथ जोड़ करके या एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियस जीवाणु के टीआई प्लाज्मिड के साथ जोड़ करके पादपों के आनुवांशिक पदार्थ या डीएनए में स्थानांतरित कर दिया। कितना बड़ा काम किया है। आप सुनना, थोड़ा समझना बात को, कि एक जीवाणु है बैसिलस थ्रियोजेनेसिस जीवाणु, उस जीवाणु में एक विशेष प्रकार की जीन उपस्थित रहती है, उस जीन का नाम है क्राई जीन, CRYGENE, क्राई जीन। इस क्राई जीन के द्वारा एक विशेष प्रकार की प्रोटीन का संश्लेषण होता है जिसको क्राई प्रोटीन कहते हैं। यह प्रोटीन कीटों की आंत में पहुंचकर सक्रिय होते हुए और कीटों को खत्म कर देती है, अर्थात कीट फूलकर मर जाते हैं। ठीक बात है। अब इस प्रोटीन को वैज्ञानिकों ने, इस प्रोटीन का निर्माण करने वाली जो जीन है क्राई जीन, उसको पहचाना, बैक्टीरिया में पहचान करके और वहां से काट करके आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियस जीवाणु के टीआई प्लाज्मिड से जोड़ करके किसी फसल, वो कपास के अंदर किया जा सकता है, बैंगन के अंदर किया जा सकता है, मक्के में किया जा सकता है, गन्ने में किया जा सकता है, उनके अंदर स्थानांतरित कर दिया। तो अब उस गन्ने में, उस कपास में, उस मक्के में, उस बैंगन में क्या उत्पन्न होगी? वो विशेष प्रकार की क्राई प्रोटीन उत्पन्न होगी। और जैसे ही कोई कीट उस गन्ने को, उस कपास को, उस मटर को, उस बैंगन को या उस मक्के को खाएगा तो वो क्राई प्रोटीन उस कीट के शरीर में जाएगी पादपों के साथ, और जैसे ही वो क्राई प्रोटीन उस पादपों के साथ कीटों के आंत में जाती है तो कीटों के आंत में माध्यम होता है वो क्षारीय होता है, और उस क्षारीय माध्यम में वो क्राई प्रोटीन सक्रिय होते हुए और कीटों की मध्यांतर की उपकला की कोशिकाओं से जुड़कर उनकी पारगम्यता को बढ़ा देती है, जिससे कीट फूल करके मर जाता है। अर्थात इस बैसिलस थ्रियोजेनेसिस जीवाणु से उत्पन्न होने वाली इस जीन को या प्राप्त होने वाली इस जीन को तो बीटी जीन कहते हैं, और इसके द्वारा उत्पन्न होने वाला जो जहर है, पॉइजन है, उसको बीटी टॉक्सिन कहते हैं। बीटी टॉक्सिन का उपयोग जैव नियंत्रक कारकों के रूप में किया जाता है, अर्थात फसलों को खत्म करने वाले कीटों को मारकर और आप फसल उत्पादकता को बढ़ा रहे हैं। कोई रासायनिक, कोई पेस्टिसाइड आपने प्रयोग नहीं किया, फिर भी फसल आपकी कीट को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि आपने उस कीट को मारने के लिए उस फसल में ऐसी चीज डाल दी है जिसको कीट भूल करके भी नहीं खाएगा, और यदि खा जाएगा
तो राम नाम सत्य है और कीट की डेड बॉडी उठाने के लिए आप हाजिर रहना। अगला जो आपका सूक्ष्म जीवों का योगदान है वो योगदान है जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीवों का योगदान। ये आपके चैप्टर का सबसे लास्ट पॉइंट है। अब देखिएगा, आप फसल उत्पादकता को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों को, केमिकल फर्टिलाइजरों का उपयोग ले रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर के रूप में यूरिया का उपयोग होता है, फॉस्फेट का उपयोग होता है, सल्फर का उपयोग होता है, सल्फर का उपयोग होता है। और यूं कहें कि सारे न्यूट्रिएंट्स जो पादपों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है उनको रासायनिक अवस्था के रूप में, रासायनिक रूप में खेतों में डाला जाता है और उन्हें पादप अवशोषित कर फसल उत्पादकता तो बढ़ा देते हैं, साथ ही साथ कई प्रकार के हानिकारक दुष्प्रभाव भी उत्पन्न करते हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं, अपने शरीर का उत्सर्जी पदार्थ कौन है? यूरिया। अपन अपने शरीर में से कार्बनिक पदार्थों का जब पाचन होता है, पाचन के बाद ऊर्जा उत्पत्ति के रूप में कार्बनिक पदार्थ जब उपयोग में आते हैं, तब जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं वो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ यूरिया होती है। और उस यूरिया को ये पादप अपना क्या मानते हैं? पोषक तत्व मानते हैं। पादपों के लिए यूरिया क्या है? पोषक तत्व है। यूरिया में नाइट्रोजन होती है 46% तक, 46% तक, 46% तक नाइट्रोजन पाई जाती है। और ये नाइट्रोजन तो अपने तो लिए क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है। तो यदि अपन ऐसी अनाज को खाएंगे तो वो अनाज के साथ यूरिया है, वो अनाज के साथ भी तो अपने शरीर में जाएगा, तो अपने वृक्कों को अधिक कार्य करना पड़ेगा, अपने किडनियां जल्दी खराब हो जाएगी। अब किडनियां खराब हो जाएगी तो किडनियां खराब होने के साथ साथ लिवर या ब्रेन या हार्ट या लंग, प्रत्येक जो इंटरनल ऑर्गन है वहां तक शुद्ध अवस्था में रक्त नहीं जाएगा। तो शुद्ध अवस्था में रक्त नहीं जाएगा तो रक्त है वो इस प्रकार के केमिकल फर्टिलाइजरों के साथ जाएगा, तो इंटरनल ऑर्गनों के खराब होने की संभावनाएं बढ़ती है। साथ ही साथ शरीर में कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी भी उत्पन्न हो जाती है, कैंसर उत्पन्न करने वाले गुण भी उत्पन्न हो जाते हैं। अर्थात ये रासायनिक उर्वरक अपने लिए अत्यंत हानिकारक है। फसल उत्पादकता तो बढ़ा रहे, और मैंने आपको 9th चैप्टर में बताया कि फसल उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अभी तक पहला प्रयास टोटल 3 है, पर उनमें से आजकल अपने इस क्षेत्र में पहला प्रयास किया जा रहा है, और वो पहला प्रयास है फसल उत्पादकता को बढ़ाने का, वो है रासायनिक उर्वरकों को उपयोग में लेकर के। दूसरा है फसल उत्पादकता को बढ़ाने का दूसरा उपयोग है केमिकल पेस्टिसाइड को प्रयोग में लेकर के, और तीसरा उपयोग है फसल उत्पादकता को बढ़ाने का, वो है बायो पेस्टिसाइड अर्थात बायो जैव नियंत्रक को उपयोग में लेकर के, और चौथा है जैव उर्वरकों को उपयोग में लेकर के। तो पहले दोनों जो उपयोग है वो अत्यंत ही, पहले जो दो आप यूजेस देख रहे हैं फसल उत्पादकता के वो बहुत ही हानिकारक है, दूसरे वाले जो दोनों है वो बहुत ही लाभदायक है। दूसरे वाले दोनों में से एक तो आपने अभी पढ़ लिया कि सूक्ष्म जीवों को जैव नियंत्रक के रूप में लेकर के और बिना कोई पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र या मानव जीवन को हानि पहुंचाते हुए आप फसल उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। उसके 4 उदाहरण भी आपने देखे थे। एक तो आपने कीट देखा था, एक आपने कवक देखा था, एक आपने विषाणु देखा था, और एक आपने बैक्टीरिया देखा था। अब मैं आपको कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव बताऊंगा, वो सूक्ष्म जीव आप स्वतंत्र रूप में उपस्थित रहते हुए, सजीवी रूप में उपस्थित रहते हुए फसल उत्पादकता को बढ़ाते हैं, अर्थात पादपों के लिए पोषक तत्वों को उत्पन्न करते हैं। और प्रकृति की उत्पत्ति के साथ ही ऐसे सूक्ष्म जीवों ने, प्रकृति खुद ने ऐसे सूक्ष्म जीवों को भेजा है, पर आजकल अपन उनको ढंग से उपयोग में नहीं ले रहे हैं। इसलिए क्योंकि अपने ये आसान तरीका हो गया, यूरिया फेंकी खेत में, फटाफट बाजरी उत्पन्न हुई और खा लिया, कैंसर उत्पन्न होकर मर लिया, काम खत्म हुआ। पर ऐसे सिस्टम को रोकने के लिए आपको किसको उपयोग में लेना पड़ेगा? जैव उर्वरकों को उपयोग में लेना पड़ेगा। तो जैव उर्वरकों के रूप में सबसे पहला जो उपयोग में आने वाली चीज है वो है सहजीवी जीवाणु। कुछ जीवाणु पादपों के साथ सजीवी रूप में उपस्थित रहते हुए वायुमंडलीय मुक्त नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। कुछ जीवाणु कुछ पादपों की जड़ों या उनके शरीर में सजीवी संबंध स्थापित करते हुए, उनके शरीर में उनके सजीवी संबंध स्थापित करते हुए, उपस्थित रहते हुए मुक्त वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हुए फसल उत्पादकता को बढ़ाते हैं।
और वो जीवाणु उदाहरण है जैसे लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में लेग्यू कुल के पादपों की जड़ों की ग्रंथिल गांठों में राइजोबियम जीवाणु, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम बहुत आम है, आप सबने सुन रखा है। कौन सा जीवाणु? राइजोबियम जीवाणु। राइजोबियम जीवाणु सजीवी संबंध के रूप में उपस्थित रहते हुए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में रूपांतरित कर मृदा में स्थिर कर देता है, जिससे मृदा की उर्वरकता में वृद्धि हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। तभी तो आप कहते हैं यदि किसी खेत में ग्वार की फसल बो, यदि किसी खेत में मूंग मोठ की फसल बो दी है, तो ये सारे के सारे लेग्यूमिनेसी कुल के पादप है। और कभी आप ग्वार को उखाड़ करके देखना, उसकी जड़ में छोटी छोटी गांठें मिलेगी। मूंग मोठ की जड़ों में छोटी छोटी गांठें मिलती है और उन गांठों में एक विशेष प्रकार का राइजोबियम नामक जीवाणु उपस्थित रहता है, जो वायुमंडलीय मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में रूपांतरित कर मृदा में स्थिर कर देता है, जिससे उस खेत में या उस मृदा में नाइट्रोजन और फास्फेट जैसे पादपों के पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है और पादप उत्पादकता में बढ़ोतरी हो जाती है। पहला तरीका, सजीवी रूप में उपस्थित रहते हुए सूक्ष्म जीव यानी जीवाणु मृदा की उर्वरकता को बढ़ा रहे हैं। दूसरा है असहजीवी जीवाणु। उदाहरण बता रहा हूं मैं, जैसे एजेटोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, अगला उदाहरण है नाइट्रोसोमोनास, अगला उदाहरण है एजोस्पाइरिलियम, एजोस्पाइरिलम आदि जीवाणु मृदा में स्वतंत्र रूप से उपस्थित रहते हैं और वायुमंडल में उपस्थित मुक्त नाइट्रोजन कितने प्रतिशत, बहुत सारी 78% तक उपस्थित रहती, वायुमंडल में उपस्थित मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में रूपांतरित कर मृदा की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। प्रकृति ने अपने आप को चलने के लिए, प्रकृति बहुत सारी अनुकूलताएं रखती है और उनमें से एक अनुकूलता है इन प्राथमिक उत्पादकों या जो पादप होते हैं उन सबको वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरित करने के लिए वायुमंडल में या मृदा के अंदर स्वतंत्र जीवी के रूप में या मुक्त रूप से ऐसे जीवाणु उपस्थित रहते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं, ऐसे बैक्टीरिया उपस्थित रहते हैं, जैसे एजेटोबैक्टर है, नाइट्रोसोबैक्टर है, नाइट्रोसोमोनास है, एजोस्पाइरिलियम है। ये स्वतंत्र रूप में उपस्थित रहते हुए मुक्त वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर मृदा की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। अब तीसरा है वो है साइनोबैक्टीरिया, नाम आपने सुना होगा। इनको शैवाल भी कहते हैं और कवक भी कहते हैं, अर्थात प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवों के बीच की योजक कड़ी भी कहते हैं। इनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, इनको साइनो बैक्टीरिया भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, और नाम क्या है? साइनो बैक्टीरिया। ये क्या होते हैं? नीलहरित शैवाल होते हैं जिनके पास खुद का प्रकाश संश्लेषण करने के लिए अर्थात अपना भोजन बनाने का सिस्टम खुद का होता है, स्वपोषी होते हैं और खेतों में जलीय खेतों में, जल भरे हुए खेतों में स्वतंत्र रूप से उपस्थित रहते हुए वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर मृदा की उर्वरकता बढ़ाते हैं, अर्थात खेत में उपजाऊता बढ़ाते हैं। उनका उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उदाहरण है इसका नॉस्टक। अगला उदाहरण है एनाबीना। अगला उदाहरण है ओसिलोडेरिया। आदि नीलहरित शैवाल जल भरे हुए खेतों में अर्थात चावल के खेतों में
या यूं कहें, प्रश्न आपसे यूं पूछा जा सकता है कि जल से भरे हुए चावल की खेत की उर्वरकता को बढ़ाने हेतु कौन से जीवों को या कौन से सूक्ष्म जीवों का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जा सकता है? तो आपकी ही उदाहरण रहेंगे नॉस्टक, एनाबीना और ओसिलोटेरिया नामक ये नीलहरी शैवाल है, जो वायुमंडल में उपस्थित मुक्त नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नाइट्रोजन की यौगिकों में करते हुए मृदा की उर्वरकता और उपजाऊता को बढ़ाते हैं। अब इसका चौथा तरीका है, वो है माइकोराइजा। माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होता है, किस में पाया जाता है? तो मैं ये कहूंगा, निम्न श्रेणी के या उच्च श्रेणी के पादपों की जड़ों और कवकों के बीच पाए जाने वाला सहजीवी संबंध, जिसमें कवक पादप जड़ों के आंतरिक या बाह्य भित्ति में चारों ओर जाल बनाते हुए मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित कर पादपों को उपलब्ध करवाए और पादप इन कवकों को रहने हेतु स्थान भी दे और भोजन भी दे। उस प्रकार के सहजीवी संबंध को माइकोराइजा कहते हैं, जो उच्च श्रेणी के पादपों और कवकों के उच्च श्रेणी के पादपों की जड़ों व कवकों के मध्य देखने को मिलता है, जिसमें उच्च श्रेणी के पादपों की जड़ों के चारों ओर कवक घटक, जिसमें फंगाई भी होते हैं और एल्गी भी होते हैं। कवक दो चीजों से मिलकर बने होते हैं। ये लाइकेंस जो घटक जैसे होते हैं, वैसे विशेष उच्च विकसित कवक घटक होते हैं। ये कवक घटक उच्च श्रेणी की पादपों की जड़ों के चारों ओर एक नेटवर्क या जाल के रूप में उपस्थित रहते हैं, जो मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन या फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों को अवशोषित कर, अधिक मात्रा में अवशोषित कर पादपों को उपलब्ध करवाते हैं और उसके बदले में पादपों से क्या लेते हैं? कार्बनिक पोषक पदार्थ लेते हैं। तो इस प्रकार का जो संबंध है माइकोराइजा, उसको डेवलप करके भी आप पादप उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ फास्फेट जीवाणु भी होते हैं। क्या होते हैं? फास्फेट जीवाणु। ये जीवाणु क्या करते हैं? वायुमंडल में उपस्थित मुक्त फास्फोरस या फास्फोरस के जो खनिजीकरण घटक है, जिनको पादप सीधा अवशोषित नहीं कर सकते हैं, उनको पचित कर, उनका पाचन कर, अर्थात अपनी उपापचयी क्रियाओं द्वारा फास्फेट का स्त्रावण करते हुए मृदा में फास्फोरस के अवशोषण योग्य यौगिकों की सांद्रता को बढ़ाते हुए पादपों की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। इनके उदाहरण हैं बैसिलस मेगाथेरियम फास्फेटिकम, जीवाणु है बैसिलस मेगाथेरियम फास्फेटिकम। बैसिलस मेगाथेरियम फास्फेटिकम। ऐसे और भी उदाहरण है, बैसिलस मेगाथेरियम माइक्रोकोकस और बैसिलस मेगाथेरियम सुडोमोनास। ये तीन प्रकार के बैसिलस मेगाथेरियम फास्फेटिकम, बैसिलस मेगाथेरियम माइक्रोकोकस और बैसिलस मेगाथेरियम सुडोमोनास नामक के तीन प्रकार के फास्फेटोजिनस बैक्टीरिया होते हैं, जो मृदा में उपस्थित फास्फोट का अपघटित कर या फास्फोरस का स्त्रावण कर मृदा की उर्वरकता को बढ़ाते हुए पादपों में उत्पादकता को बढ़ाकर जैव उर्वरक के रूप में कार्य करते हैं। अर्थात आप जितने भी केमिकल पेस्टिसाइड काम में ले रहे हैं, उनके स्थान पर ऐसे जैव उर्वरकों को उपयोग में लेकर के और मृदा की उर्वरकता को बढ़ा करके और फसल उत्पादकता में वृद्धि करते हुए अपनी मानव उपयोग आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तो ये आपने पढ़ा सूक्ष्म जीवों का मानव उपयोगी क्रियाओं में योगदान। इसके साथ ही आपका ये 4 नंबर का चैप्टर पूरा हो जाता है और नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट चैप्टर है जिसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसके बारे में आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ये दोनों चैप्टर भी आपके 4-4 नंबर के रहेंगे। तब तक के लिए आप अपने टॉपिक पर बढ़िया सा कमेंट कीजिएगा, वीडियो को बार बार सुनिएगा और इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने बताई गई है, जिसको लर्न करके अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अत्यंत उपयोगी चीज़ें हैं। आप सबका दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच।